Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel Literary Passion. Dear students, we are now on the first chapter which I am going to initiate, the Anglo-Saxon or Old English period. इसका जो ड्यूरेशन है वो 450 से 1050 ये एरा है, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं AD 450 AD से 1050 AD। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट पोइट्री, हमारी सबसे पहली पोइट्री क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि माना जाता है कि बेवुल्फ जो है आवर फर्स्ट पोएम, हमारी पहली पोएम है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हियर इज़ द स्टोरी ऑफ बेवुल्फ, द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एपिक और हीरोइक पोएम इन आवर लिटरेचर। यहाँ कहानी है बेवुल्फ की, जो कि अर्लीस्ट है यानी सबसे पुरानी है, और ग्रेटेस्ट एपिक यानी कि सबसे महान और यूँ कह लें कि सबसे बड़ी एपिक है, और हीरोइक पोएम भी है। हीरोइक पोएम क्या है? हीरोइक पोएम ऐसे पोएम को कहते हैं जो कि एडवेंचरस सिचुएशन को डील करती हो। ये हमारे लिटरेचर में है ये पोएम। ओके, इट बिगिंस विद द प्रोलॉग विच इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। इसकी कहानी की शुरुआत जो होती है वो प्रोलॉग से होती है। प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग एक तरह का पोएम जो कि किसी सेंट्रल पोएम के पहले स्टैंड होता है। प्रोलॉग और एपिलॉग लास्ट में होता है, प्रोलॉग पहले होता है। ये क्या है? ये इस स्टोरी का पार्ट, एसेंशियल पार्ट नहीं है, ज़रूरी हिस्सा नहीं है, बट विच वी रिव्यू ग्लैडली फॉर द सेक ऑफ द स्प्लेंडेड पोएटिकल कंसेप्शन दैट प्रोड्यूस साइल्ड किंग ऑफ द स्पिरिटेंस। क्योंकि जैसा कि बताया गया कि ये प्रोलॉग जो है वह मेन पार्ट, जो कहानी का मेन पार्ट, उसका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन बेसिकली अगर हम पोएटिकल कंसेप्शन को समझना चाहें, यानी कि एक पोएम का कंसेप्शन क्या होता है, उसकी विचारधारा क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके प्रोलॉग की भी स्टडी करें। और इसी प्रोलॉग ने क्या किया है, इस बेवुल्फ कहानी के जो प्रीफेस हैं उसको डिस्क्राइब किया है। और इसने क्या किया है, एक राजा था जिसका नाम था साइल्ड। वो स्पीयरडेंस का राजा था। स्पीयरडेंस कौन? यानी कि डेनमार्क शहर में जो डैनिश हुआ करते थे, तो उन्हीं को स्पीयरडेंस कहा गया है। उनका एक राजा था जिसको साइल्ड कहा गया है। दरअसल ये राजा कहाँ का था, कैसे आया, यही हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हमने इसको प्रोज़ाइक सेक्शन में मतलब एक पैराग्राफ और पैसेज के रूप में मैं ट्रांसलेशन इसका कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि लाइन आए तब मैं समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एट अ टाइम व्हेन द स्पीयरडेंस वर विदाउट अ किंग, एक समय ऐसा था कि स्पीयरडेंस बिना राजा के थे, यानी उनका कोई राजा नहीं था। अ शिप केम सेलिंग इन टू दियर हार्बर, तो स्पीयरडेंस के पास एक शिप आया। शिप का मतलब जहाज़, वो मतलब कहीं से वो जहाज़ खुद ही तैरता हुआ या स्विम करता हुआ हार्बर पे आया। हार्बर बंदरगाह को कहते हैं। अब क्या था उस नाव में, क्या जहाज़ में क्या था? इट वॉज फिल्ड विद ट्रेजर्स एंड वेपन्स ऑफ वार। वो जो जहाज़ था यानी पानी का, वो भरा हुआ था किससे? ट्रेजर से, यानी कि खजाना से, और वेपन्स ऑफ वार मतलब युद्ध में लड़े जाने वाले हथियारों और औजारों से। एंड द मिड्स ऑफ दीज वार लाइक थिंग्स वॉज अ बेबी स्लीपिंग, और इन्हीं हथियारों और युद्ध में लड़े जाने वाले औजारों के बीच
एक बेबी था, एक बच्चा था जो सो रहा था। नो मैन सेल्ड द शिप, और इस शिप को, जहाज़ को किसी आदमी सेल नहीं किया, चलाया नहीं। इट केम ऑफ इटसेल्फ, या खुद ही आ गया। ब्रिंगिंग द चाइल्ड, उस बच्चे को लाते हुए, हुज नेम वाज साइल्ड, जिसका नाम साइल्ड था। यानी कि वो जो शिप आया, जहाज़ आया, उसमें खजाना और युद्ध में लड़े जाने वाले वो हथियार व औजार उसमें रखे हुए थे, और उसके बीच में एक बच्चा सोया हुआ था, और वो बच्चा जो है सोता हुआ उस जहाज़ में चला आया, और अंततः वो डेनिश यानी डेनमार्क में स्पीयरडेंस के जहाँ लोग स्पीयरडेंस जहाँ रहते थे उनके हार्बर में जाके रुकता है, और वो बच्चा उसमें सोया हुआ होता है। अब वो बच्चा क्या हुआ, नाउ साइल्ड ग्रीव एंड बिकेम अ माइटी वॉरियर। अब वो साइल्ड क्या हुआ, बड़ा हो गया, और क्या हुआ, माइटी वॉरियर, एक पावरफुल योद्धा बन गया, शक्तिशाली योद्धा बन गया। एंड लेड द स्पीयरडेंस फॉर मैनी ईयर्स, और उन स्पीयरडेंस का काफ़ी दिनों तक नेता भी या राजा भी रहा, यानी उनकी अगुवाई, उनका नेतृत्व करता रहा। एंड वाज देयर किंग, और उनका राजा भी बना रहा। व्हेन हिज सन बीवुल्फ हैड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वाइज इनफ टू रूल। अब देखिए यहाँ पर कहा गया जब उसका बेटा बीवुल्फ स्ट्रांग हो गया और काफ़ी बुद्धिमान हो गया कि वह शासन कर सके, देन वियर्ड यहाँ पर फेट यानी किस्मत, हु स्पीक्स बट वंस टू एनी मैन, केम एंड स्टूड एट हैंड, एंड इट वाज टाइम फॉर साइल्ड टू गो। दिस इज हाउ दे बरीड हिम। अब जब तक उसका बेटा बीवुल्फ स्ट्रांग होता है, बड़ा होता है शासन करने के लिए, तब वियर्ड उसकी किस्मत, यहाँ किस्मत से तात्पर्य है मौत से है, उसकी मौत आ गई, और मतलब किसी भी इंसान को भी वो मौत आ सकती है, तो वो उसके पास आई, उसके नज़दीक आई, और अब वो समय साइल्ड के लिए आ गया, अब वो चला गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है यहाँ पर देखिए स्पीयरडेंस, किंग ऑफ स्पीयरडेंस, जिसको साइल्ड कहते हैं। साइल्ड के बारे में बताया गया, साइल्ड कौन था। देयर इज़ अ मिस्ट्री अबाउट दिस ओल्ड हीरो विच स्टर्स आवर इमेजिनेशन बट विच इट नेवर एक्सप्लेन्ड। यहाँ पर बताया गया है कि इस पुराने, या कह सकते हैं कि बहुत प्राचीन हीरो नायक जो है ये साइल्ड, इसके बारे में एक मिस्ट्री है, एक रहस्य, एक राज है, जो अभी तक क्या है, अनफोल्डेड नहीं है, मतलब रिवील्ड नहीं है। ये हमारे इमेजिनेशन को और हिला के रख देता है, यानी जिसके बारे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन कभी नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि इट रेफर्स प्रोबेबली टू सम लेजेंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स व्हिच वी हैव सप्लाइड फ्रॉम अदर सोर्सेज, एडेड बाय सम वैग सजेशंस एंड ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट इन द पोएम इटसेल्फ। यहाँ पर डब्ल्यू.जे. लॉन्ग यानी विलियम जोसेफ लॉन्ग ने बताया कि शायद यह एंग्लो सैक्सन में से कोई एक लीजेंड या हीरो रहा होगा, जो जहाँ से मतलब शायद एक कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन है, एक एंटिसिपेटेड आर्गूमेंट है कि वो एंग्लो सैक्सन्स में से कोई ना कोई एक लीडर रहा होगा। तो अब यहाँ पर जो लिखा है उन्होंने कहा कि हमने कुछ वैग सजेशंस दिए हैं, जिससे यह पता चल सकता है कि हाँ वो एंग्लो सैक्सन का लीडर रहा होगा। विच वी हैव सप्लाइड फ्राम अदर सोर्सेज, मतलब अदर सोर्सेज से ये लिया गया, पर मतलब डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कोशिश की है कि ये जो हीरो था सही मायने में एंग्लो सैक्सन का एक लीजेंड रहा होगा, ऐसा सोर्स लेकर इन्होंने बताने की कोशिश की है। और ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट इन द पोएम इटसेल्फ, यानी कि पोएम में ही खुद उसके पास्ट की ग्लिम्सेस को या झलक को दिखाने की कोशिश की, ताकि उसे पता चल जाए। दूसरा जो है, दिस इज़ नॉट द बीवुल्फ हु इज़ हीरो ऑफ द पोएम। यहाँ पर ही बीवुल्फ के सामने देखिए लगा होगा नंबर 2, व्हेन हिज सन बीवुल्फ। तो यहाँ पर 2 तरह के बीवुल्फ हैं। पहला तो ये है कि एक साइल्ड का बेटा था बीवुल्फ, और दूसरा तो ये है कि रोथगर नाम के एक राजा के वंशज का था बीवुल्फ, वो था बीवुल्फ। वो बीवुल्फ जो था सही मायने वही बीवुल्फ है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बीवुल्फ कौन है, साइल्ड का बेटा है। अब यहाँ पर एक पोएम लिखी गई है, और ये पोएम देखिए किस साइल्ड के मरने पर है। साइल्ड जो कि एक प्राइमरीली जो एक राजा हुआ करता था, राजा कैसे बना वो, क्योंकि आपने पढ़ा कि वो बच्चा था, वो जहाज़ में से अपने आप सोता हुआ चला आया और डेनमार्क के हार्बर पे जाके रुका, और वहीं से वो पला बढ़ा, बाद में चल के
एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बना और उसका एक बेटा हुआ बीवुल्फ। जब वो शासन करने लायक हो गया तब ये बुढ़ा हो गया और फिर इसके बाद ये मर गया। जब मर गया तो इसको दफनाया कैसे गया इसी पोएम में बताया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पोएम को भी एक्सप्लेन कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन साइल डिपार्टेड, साइल्ड राजा चला गया यानी उसकी डेथ हो गई। एट वर्ड ऑफ वियर्ड स्पोकन, किसके? वियर्ड का मतलब मौत। यहाँ पर फेट किस्मत, वियर्ड जो है ये डेस्टिनी और फेट से लिया जाता है लिटरेचर में, जिसका अर्थ होता है कि जो बेसिकली टाइम का आ जाना, चाहे वह मौत से हो या डेंजर से हो या फिर कैलामिटी से हो या डिजास्टर से हो। तो वियर्ड बेसिकली कहते नहीं उनका टाइम आ गया, तो यही वियर्ड आ गया जो क्या करता है जब किसी के साथ जब बोलना शुरू करता है जिसका मतलब उसका अंतिम समय आ चुका होता है। द हीरो टू गो टू द होम ऑफ द गॉड्स, और वो हीरो कहाँ गया है? होम ऑफ द गॉड्स, मतलब कि ईश्वर के घर पे चला गया है। और ये हमारा मानना भी है कि इंसान मरने के बाद वहीं चला जाता है। सैडली दे बोर हिम टू ब्रिंक ऑफ द ओशन, और सभी लोगों ने क्या किया? वे सारे लोगों ने वहाँ के स्पीयरडेंस ने क्या किया? अपने राजा को बड़े ही दुखी मन से समुद्र के किनारे यानी कि महासागर के किनारे पे दफना दिया। कॉमरेड्स स्टिल हीडिंग हिज वर्ड ऑफ कमांड, और उनके जो कॉमरेड्स थे, साथी थे, वे सारे क्या कर रहे थे? उसके कमांड को अभी भी मान रहे थे या उस पर ध्यान दे रहे थे, यानी कि उसके मरने के बाद भी उसके द्वारा दिए गए कमांड पर वो ध्यान दे रहे थे। कौन लोग? यानी कि उसकी जो प्रजा, उसके सब्जेक्ट्स, उसके लोग, उसके कोर्टियर्स, स्पीयरडेंस जिसको हम कह रहे हैं। They rode in the harbor the prince's ship ready। यहाँ पर एक सेकंड स्टेंजा में फर्स्ट लाइन ये कह रही है कि उस हार्बर में उस राजकुमार के जहाज़, चूँकि सब आपको पता है कि वो जो राजकुमार था, जो साइल्ड था, वो आया था किसमें? जहाज़ में आया था। तो जो प्रिंसेस का शिप है, मतलब प्रिंस का वो जो जहाज़ है, वो हार्बर में राइड किया, मतलब चला और रेडी हुआ। विद प्रो कर्विंग प्राउडली एंड शाइनिंग सेलसेट। तो प्रो मीन्स क्या होता है? जहाज़ का जो नुकीला वाला हिस्सा होता है आगे का, उसे प्रो कहते हैं। और वो क्या है? जब वो आगे वो नीचे कभी जाना कभी ऊपर जाना, दैट इज़ कॉल्ड प्रो कर्विंग प्राउडली एंड शाइनिंग सेलसेट। इसका मतलब कि बड़े ही कह सकते हैं कि नाज से, बड़े ही गर्व के साथ वो प्रो करता है, ऊपर नीचे होता है। और शाइनिंग सनसेट का मतलब होता है, और ऐसा लगता है कि उसका जहाज़ हमेशा के लिए वहाँ से रवाना हो जाएगा। शिप वार्ड दे बोर हिम देयर हीरो बिलवेड, यानी कि उन लोगों ने क्या किया? उस जहाज़ के मुंह की तरफ उसको दफनाया, और किसको? अपने हीरो बिलवेड को, यानी हीरो कौन? साइल्ड को। द माइटी दे लेड एट द फुट ऑफ द मास्ट, और उस शक्तिशाली व्यक्ति यानी उस किंग को, राजा को, प्रिंस को उसने क्या किया? उस मास्ट के कदमों तले दफना दिया, लिटा दिया। अब मास्ट क्या होता है? मास्ट इज़ अ काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वर्टिकल पिलर, जो उस पर पर्दे लगे होते हैं जो डायरेक्शन देने के लिए यूजफुल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मास्ट। ट्रेजर्स वर देयर फ्रॉम फार एंड नियर गैदर्ड। अब ट्रेजर्स मीन्स खजाना। खजाना क्या कर दिया गया था? इकट्ठा कर दिया गया था। दूर दराज से, आसपास से जितने भी खजाना उसको मिले, सारे इकट्ठा करके उसके साथ डाल दिया गया। बर्नीज ऑफ बैटल आर्मर एंड सॉर्ड्स। बर्नीज मीन्स क्या होता है? बर्नीज का मतलब होता है कवच, आर्मर। यूजुअली जब लोहे को मोड़ करके, छल्ले बना करके कपड़ा बनाया जाता है, उसे बर्नीज कहते हैं। युद्ध में यूज होने वाले बर्नीज, वो भी आर्मर, कवच एंड स्वॉर्ड्स और तलवारें, ये सारी के सारी इकट्ठी कर दी गई। नेवर अ कील सेल्ड आउट ऑफ हार्बर। कील का मतलब होता है नाव या जहाज, और अब उस हार्बर जो है, हार्बर से वह कील यानी कि जहाज सेल्ड आउट कभी नहीं हो पाया। सो स्प्लेंडेड ट्रिक्ड विद ट्रैपिंग्स ऑफ वार, और इतना शानदार ढंग से
ये इस युद्ध की ट्रैपिंग्स, यानी कि जो कह सकते हैं, ट्रैपिंग्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो इस्तेमाल की गई थी वो उसको ट्रिक कर दी गई। ट्रिक का मतलब जानते हैं, यानी कि ये कह लें कि उन औज़ारों का इस्तेमाल होना था युद्ध में, लड़ाई लड़ने में, लेकिन अब वो जो है वो राजा के साथ वो सारी चीज़ें चली गई। They heaped on his bosom a hoard of bright jewels। और उन स्पेडेंस ने क्या किया, उनके बोज़म पर, उनके छाती पर, उनके सीने पे क्या किया, होर्ड ऑफ ब्राइट ज्यूल्स, मतलब ब्राइट चमकते हुए जवाहरात उसने फिक्स किए। टू फेयर विद हिम फोर्थ ऑन द फ्लड्स ग्रेट ब्रेस्ट। अब यहाँ पर कहा गया है कि वो उन सारे लोगों ने उसके साथ क्या किया, फेयर किया। फेयर का मतलब, यहाँ फेयर का मतलब किराया नहीं है, बल्कि फेयर का मतलब होता है किसी चीज़ का कलेक्शन करना। और ऑन द फ्लड्स ग्रेट ब्रेस्ट, यानी कि जो उसके सीने पे रखा गया था, उस सीने को बताया गया है कि बड़ा ही ग्रेट, माइटी और प्राउड। और ये फ्लड जो वर्ड यूज़ किया गया है, फ्लड का मतलब यहाँ से ये ले लें, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है। जब चारों तरफ उसकी जो नीडफुल चीज़ें हैं वो गैदर कर दी गई हैं, तो फ्लड्स ग्रेट बेस्ट कहा गया है, फ्लड ग्रेट बेस्ट कहा गया है। नो लेस गिफ्ट द गेव देन द अननोन प्रोवाइडेड, यानी कि स्पीयरडेंस ने उतने सारे गिफ्ट किए जितना कि अननोन ने प्रोवाइड नहीं किया। अननोन का तात्पर्य यहाँ पर, चूँकि कैपिटल से है, मुझे लगता है यहाँ पर अननोन पर्सन कौन है, जिसके बारे में जानकारी नहीं, वो होगा शायद गॉड होगा, कि जो कि उन लोगों के एक्सपेक्टेशन में जिसने लिखा है, कहा जा रहा है कि उसने जितना प्रोवाइड नहीं किया उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने उसे गिफ्ट दिया। तो यानी जितना कि गॉड ने उसको नहीं दिया था उससे ज़्यादा गिफ्ट लोगों ने दे दिया। व्हेन अलोन एज अ चाइल्ड ही केम इन फ्रॉम द मेयर, और जब वो बच्चा था तो अकेले ही वो आया था, कहाँ से, मेयर से। मेयर का मतलब होता है लॉनली, अकेले या सोलली। तो मतलब एक कह सकते हैं कि द प्लेस वेयर नो बडी लिव्ड देयर, यानी द प्लेस वेयर नो हैबिटेंट्स वर फाउंड, जहाँ पे कोई इंसान या कोई जगह कोई पर्सन नहीं रहता हो, उससे कहते हैं मेयर कहा गया यहाँ पे। तो एक एकांत और सुनसान रेगिस्तान या फिर ऐसे वीरान जंगल से वो आया जहाँ कोई नहीं था, और एक बच्चे के रूप में वो आया था। नेक्स्ट है, हाई ओवर हिज हेड वेव्ड अ ब्राइट गोल्डन स्टैंडर्ड, और उसके सर पे चमकते हुए सोने के वो स्टैंडर्ड लगे होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि एक बैज। And now let the waves bear their wealth to the home। यहाँ पर now let the waves bear their wealth to the home, होम का मतलब होता है आइलेट, या फिर कह सकते हैं स्पेशली इन अ रिवर और नियर अ मेनलैंड। जो आइलेट होता है, यानी कि आइलैंड, छोटा मोटा टापू कह सकते हैं। तो टापू इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो टापू से ही आया था, तो वो दफनाया भी जा रहा है कुछ इस तरह से ताकि वो जहाँ से आया वो वहीं से चला जाए, उसका डायरेक्शन भी वही है। तो नाउ लेट द वेव्स बियर देयर वेल्थ टू द होम, यानी कि जो वेव्स होंगी, लहरें होंगी, वह उसके धन को, उसके ट्रेजर को, खजाने को, वो क्या करेंगे, उनके खजाने को वहाँ पे पहुँचा देंगे। Sad soul they give back its gift to the ocean। अब यहाँ पर कहा गया सैड सोल्ड, यानी कि ऐसे लोग जो बेचारे उसकी मौत पर बड़े दुखी थे। दे गिव बैक इट्स गिफ्ट, यानी कि उस सोल की गिफ्ट को उसने वापस कर दिया टू द ओशन, उस महासागर में, ताकि वो वहीं चला जाए। मॉर्नफुल दियर मूड, उनका मूड कैसा था, मॉर्नफुल, यानी कि लेमेंट से भरा हुआ था। एज ही सेल्ड आउट टू द सी, और जैसे ही उसे सी की तरफ सेल आउट कर दिया गया, मतलब उसका जहाज़ उसकी तरफ मोड़ दिया गया, वैसे ही वो सारे लोग क्या हुए, रोने लगे। तो ये रही पोएम, और बाकी लाइन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।